दिल्ली में पदयात्रा में केजरीवाल पर हमला, आपका बड़ा दावा, आपने लगाया बीजेपी पर आरोप। एसपी को 5 सीटें, 2 वरना 25 पर लड़ेंगे चुनाव। अबू आजमी की एमबीए को कल दोपहर तक अल्टीमेटम। दिल्ली में कांग्रेस ईसी की बैठक खत्म, महाराष्ट्र की बची हुई सीटों पर मंथन। आज देर रात आ सकती है दूसरी लिस्ट। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें ज्ञानवापी वजू खाने और बाकी हिस्सों का भी सर्वे कराने की मांग की गई थी। हेमंत सोरेन को हराने वाली लुइस मरांडी को जेएमएम ने दिया टिकट, हाल ही में पार्टी में हुई थी शामिल। लॉरेंस बिश्नोई की बड़ी टेंशन, एनआईए ने भाई अनमोल पर रखा 10 लाख का इनाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने पशुपालन, पशुधन गणना और महामारी निधि परियोजना की शुरुआत कर दी। अगले साल फरवरी तक चलने वाली इस पशुधन गणना पर केंद्र सरकार लगभग 450 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 16 प्रजातियों की 219 नस्लें पशुधन गणना में शामिल होंगी। इस अवसर पर महामारी की तैयारी और भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर, करीब 200 करोड़ रुपए की महामारी निधि परियोजना भी शुरू की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सटीक डाटा की उपलब्धता से सरकार को पशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और पशु पालन क्षेत्र में उच्च विकास हासिल करने के लिए नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। अक्टूबर से अगले साल फरवरी तक चलेगी पशुधन की ये गणना। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अगले साल फरवरी तक चलने वाली इस पशुधन गणना पर केंद्र सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसकी लागत पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 21वीं पशुधन जनगणना अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के दौरान आयोजित की जाएगी। राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित लॉन्चिंग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस पशुधन जनगणना को पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ आयोजित करने पर जोर दिया। उन्होंने अपने मंत्रालय के अधिकारियों से इस जनगणना अभियान की नियमित रूप से निगरानी करने को कहा। उन्होंने बताया कि जनगणना की रिपोर्ट अगले साल आएगी। इसमें 16 प्रजातियों की 219 नस्लों के आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। अखिल भारतीय स्तर पर लगभग 1 लाख क्षेत्रीय अधिकारी, जो ज्यादातर पशु चिकित्सक या पैरा पशु चिकित्सक हैं, गणना प्रक्रिया में शामिल होंगे। गणना में 16 प्रजातियों की 219 देसी नस्लों के आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। गणना में पशुधन की प्रजातियों मवेशी, भैंस, मिथुन, याक, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट, घोड़ा, टट्टू, खच्चर, गधा, कुत्ता, खरगोश, हाथी पर डेटा एकत्र किया जाएगा। पशुधन के अलावा पोल्ट्री, पक्षियों, मुर्गी, बतख, टर्की, गीज, बटेर, गिनी मुर्गी, शुतुरमुर्ग और एमू की गिनती भी प्रत्येक परिवार, घरेलू या गैर घरेलू उद्यमियों और संस्थाओं से की जाएगी। इन प्रजातियों को ICAR पशु, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश हुई है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान उन पर भाजपा द्वारा हमला करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान भाजपा के लोगों ने हमला किया है। आपने कहा कि भाजपा के लोग अरविंद केजरीवाल के पास पहुंचे हैं, पुलिस ने भाजपा के लोगों को नहीं रोका। दिल्ली की सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली की जनता ने देख लिया है कि बीजेपी की गंदी राजनीति किस हद तक गिर सकती है। अरविंद केजरीवाल पर विकासपुरी पदयात्रा के दौरान बीजेपी के गुंडों ने हमला किया। बीजेपी जानती है कि वह आप और अरविंद केजरीवाल को चुनाव में नहीं हरा सकती, इसलिए वह ऐसी गंदी राजनीति पर उतर आई है और अरविंद केजरीवाल को मारना चाहती है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली की जनता ने यह साफ तौर पर देख लिया है। भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति कहां तक गिर सकती है, उसका प्रमाण आज दिल्ली वालों को मिल गया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया
दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी की विकासपुरी की पदयात्रा में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने अरविंद केजरीवाल जी पर हमला किया। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को चुनाव में हरा नहीं सकती है, इसलिए वो इस गंदी राजनीति पर उतरकर अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करना चाहते हैं, उनकी जान लेना चाहते हैं। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सारे षड्यंत्र किए, वो सोचती थी कि अरविंद केजरीवाल जी चुनाव तक जेल से बाहर नहीं आएंगे और सारे नेता जेल में रहेंगे और हम जो है सरकार दिल्ली के अंदर बना लेंगे। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी के नेताओं की जेल से रिहाई हुई है, भारतीय जनता बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या काम करें। और अब जब अरविंद केजरीवाल जी ने सीधे जनता के बीच में पदयात्रा के माध्यम से जाने का निर्णय लिया है, भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और उनकी बौखलाहट इतना बढ़ गई है कि इस तरह के जो निंदनीय कार्य हैं उस पर वो उतरे हैं। पहले भी ये काम ये करते रहे, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जब तुम्हारे जेल और तुम्हारे ईडी सीबीआई अरविंद केजरीवाल को नहीं रोक पाई, तो तुम्हारे ये हमलों से कोई रुकने वाला नहीं है। दिल्ली के लोग दिल्ली विधानसभा के चुनाव में इसका जवाब देंगे। हम पहले भी मजबूती से आपसे लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, और आगे भी लड़ेंगे। अगर पूछे सवाल तो क्यों परेशान है केजरीवाल? आज विकासपुरी में वहाँ की स्थानीय जनता इस जमानती केजरीवाल से सिर्फ गंदे पानी की शिकायत लेकर गई थी। उनको वो गंदा पानी पीने के लिए कह रही थी और उनके जो विधायक साथ में थे उनको पीने के लिए कह रही थी, जिससे केजरीवाल बौखला गए। शीश महल से निकलकर सड़कों पर चलने की आदत अब आपको रही नहीं, और अगर जनता आपसे सवाल पूछ रही है तो आप उसे हमला बता रहे हैं, बीजेपी का हमला। केजरीवाल, आपने दिल्ली को सड़क, बिजली और पानी के नाम पर ठगा है, लूटा है। बढ़ते हैं अगली अहम रिपोर्ट की ओर। दिल्ली में उत्तम नगर की कुम्हार गली में इन दिनों भारी हलचल है। हर कोई रोशनी के त्योहार की तैयारी में जुटा हुआ। मिट्टी के बर्तन के लिए मशहूर संकरी गली करीने से तैयार मिट्टी के बर्तनों से भरी है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में उत्तम नगर की कुम्हार गली में इन दिनों भारी हलचल है। हर कोई रोशनी के त्योहार की तैयारी में जुटा है। मिट्टी के बर्तन के लिए मशहूर संकरी गली करीने से तैयार मिट्टी के बर्तनों से भरी है। दिवाली नजदीक आने के साथ कुम्हार गली में कारीगरों का कामकाज बढ़ता जा रहा है। वे दिए, देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियों और दूसरे सजावटी सामान तैयार कर रहे हैं। कुम्हार गली की खासियत है परंपरा को आधुनिकता के साथ मिलाना। यहाँ बिना रंगे लैंपों से लेकर रंगीन हाथ से बनाए महीन डिजाइन तक देखने को मिलते हैं। इनकी भारी मांग है। ये सारी चीजें मिट्टी से बनी हैं, जो कि ये सिंपल आते हैं, तो हमारे वर्कर्स वगैरह ने ये तैयार कलर वगैरह करे हैं, और हमारी कुछ लेडीज़ पीछे काम करती हैं, उनसे हमने ये डेकोरेशन वगैरह कराई है। और बैग्स हमारे लड़कों ने भरे हैं, पैकेट बनाए हैं। मेरा जन्म यहीं हुआ है, बुढ़ापा भी यहीं आ गया, 72 साल की हूँ मैं। और ये काम मैं बचपन से ही माँ बाप के साथ करती हूँ। पहले हाथ से बनते थे, अब डाइयों से बनने लगे हैं, अब बने बनाए आते हैं, सिर्फ पेंट करते हैं हम। रंग बिरंगी दुकानों के सामने खरीदारों की भीड़ दिखती है। टेराकोटा फूलदान, मोमबत्ती स्टैंड और दीवार पर लटकने वाली सजावट के अलावा कतार में दिए देखने को मिलते हैं। चमकीले रंगों और हाथ से महीनी से पेंट की गई लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों की मांग सबसे ज्यादा है। कई विकल्प पर्यावरण के अनुकूल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मार्केट इज़ वेरी यूनिक। एक्चुअल में आप दिल्ली में और जगह देखेंगे जो मार्केट्स हैं, उनमें क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये लोगों की क्वालिटी अच्छी है और क्रिएटिविटी। मैं हर साल दिवाली भी यहाँ लेने आता हूँ और मैं हमेशा देखता हूँ कि यहाँ हर कुछ नया मिलता है। जैसे आप दिया देखिए, मतलब दिस इज़ ओनली 30 रुपीज़। सो इतना अच्छा दिया अगर किसी मॉल में होता तो शायद 100-200 का होता। तो यहाँ पे चीप प्राइस पे अच्छी क्वालिटी और न्यू वन मिलती है। सो आई प्रेफर टू कम दिवाली एवरी टाइम हियर। थोड़ा पॉल्यूशन लेवल में रहेगा ना, तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा।
कहीं हम अपनी दिवाली के चक्कर में और लोगों के पटाखे छुड़ा दें। जैसे सीनियर सिटीजन परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनको तो वही समझेगा ना जिनके घर में सीनियर सिटीजन है, तो इसलिए वो वाले बैग्स ले रहे हैं जिसमें पॉल्यूशन ना हो, ऑलमोस्ट सबके लिए मतलब बेटर रहे, जिससे सबकी दिवाली इको फ्रेंडली बने। जीवंत माहौल के बावजूद कुम्हार गली के कारीगरों की जिंदगी कठिन है। कच्चे माल की बढ़ती लागत, फैक्ट्री में बने सामानों से प्रतिस्पर्धा और सीमित समय के लिए मांग उनकी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। अभी तो ठीक है, यहाँ तक है, हल्का है, हर साल से आज इस बार हल्का है। जैसे भी आप लोग बेचते हैं, किस चीज़ से बनाते हैं? मिट्टी का है सारा। सुल्तानपुरी में कुम्हार कॉलोनी के कुम्हारों की भी यही शिकायत है। खराब मौसम और कच्चा माल मिलने में कठिनाई उनके काम पर असर डालती है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और हमारी मतलब हम जो सबकी पूर्ति कर सके, जो हमारा भी काम चले और उनकी पूर्ति हो जाए। तो किस तरीके का माहौल अभी तक फिलहाल दिवाली को लेकर के दिख रहा है मार्केट में? क्या है, अब की तो जो बरसात हुई है ना, 1.5 महीने से जो बरसात हुई थी तो हमारी मिट्टी बंद हो गई थी और उसकी वजह से हमको खाली बैठना पड़ा 1.5 महीना। हमारा काम से ढंग से हो नहीं पाया। साल भर में दिवाली ही कुम्हारों का सबसे व्यस्त समय रहता है। इस दौरान बनाए गए मिट्टी के बर्तन पूरे परिवार को आर्थिक संबल देते हैं। तैयारी तो हम 1 साल से जुड़ जाते हैं, क्योंकि ना जो हमारे शनिवार होता है और भी तो हिंदू समाज में कई सारे वो डे पड़ते हैं जिनमें दिया यूज होता है, और लक्के का मतलब हम बिल्कुल मेहनत से 3-4 महीने पहले चालू करते हैं, जो ज्यादा डिमांड होती है दिए की। आज के समय में लोग विदेशी आइटम पर भी ज्यादा भागते हैं, तो क्या उसका असर आप लोगों पर भी पड़ रहा है? पड़ रहा है। पहले ये था कि ज्यादा दिया जलता था, पहले पोल्यूशन भी कम होता था, और अब पोल्यूशन भी ज्यादा होता है। वो वाले दिए जलाने से केमिकल्स यूज होते हैं, इसमें एनवायरनमेंट में फर्क पड़ता है। दिल्ली की दिवाली अनोखी है। यहाँ आधुनिकता की महक के साथ पारंपरिक विरासत की झलक देखने को मिलती है। देश के बाद में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। लखनऊ से अहम खबर है, जहां रोबोटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया। इस इंटर स्कूल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है। CISE व IIT दिल्ली के साथ मिलकर यह आयोजन हुआ है। आयोजन में 400 स्कूल के बच्चों ने प्रतिभाग किया है। 4 जोन में 120 टीमों ने प्रतिभाग किया है। सेकंड लेवल का आयोजन लखनऊ CMS स्कूल में किया गया है। नॉर्थ इंडिया के 30 स्कूलों की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। 120 टीमों में से 30 टीम इसमें क्वालिफाई कर पाई। सभी 4 जोन से 6-6 टीम फाइनल में जाएंगी। 9 नवंबर को हैदराबाद में इसका फाइनल मुकाबला होगा। मुख्य अतिथि के रूप में GK गोस्वामी ने इसमें हिस्सा लिया है। डॉक्टर मिलिंद राज ड्रोन मैन ऑफ इंडिया भी मौजूद रहे। छात्र छात्राओं ने अपने बनाए रोबोट्स का जौहर दिखाया है। CMS गोमती नगर में इस दूसरे चरण का आयोजन हुआ है। तो रोबोटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है। लखनऊ से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। इंटर स्कूल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन CMS गोमती नगर में किया गया है। रोबोटिक्स चैंपियन 2024 का ये खास आयोजन। सद्भावना गीत के साथ कार्यक्रम का आगाज हुआ। स्कूल गोमती नगर 1 शाखा में जो CISE एग्ज़ाम बोर्ड है, ICSE और ISC वाला जो एग्ज़ाम बोर्ड है, वो IIT दिल्ली के साथ कोलैबोरेशन करके वो एक नेशनल स्कूल रोबोटिक्स कंपटीशन उन्होंने आयोजित किया है। और उसको 4 जो पहला चरण था उसमें 400 स्कूल टीम्स ने भाग लिया, और उनमें से 4 जोन्स में करीब 120 टीम्स थी, और उनमें से नॉर्थ जोन की जो टीम का जो दूसरे लेवल का जो कंपटीशन है वो सिटी मॉन्स्ट्री स्कूल लखनऊ में हो रहा है आज और कल।
और इस कंपटीशन में जो ये जोनल लेवल है, तो इसमें नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स के स्कूल टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 30 स्कूल टीम्स जो चूज़ की गई हैं 120 में से, जो पहले चरण में 120 में से 30 सेलेक्ट होकर यहाँ पर कंपटीशन के लिए आई हैं। इन 30 टीम्स में से 6 टीम्स जो है वो सेलेक्ट की जाएंगी, जो नेशनल लेवल का, चारों जोन से 6 टीम्स सेलेक्ट की जाएंगी और वो हैदराबाद में 9 नवंबर को कंपटीशन होगा, जो नेशनल लेवल का होगा उन 24 टीम्स का, जो चारों जोन से की जाएंगी। तो एक बहुत बड़ा दिन है ये, कह दीजिए इंडियन साइंस के लिए। भारत के में जो विज्ञान का जो विस्फोट हो रहा है, जो तकनीकी क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है, रोबोटिक्स के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में, तो उसी का एक ये चिन्ह ये भी है कि ये चीज़ें जो पहले एक विश्वविद्यालय स्तर पे की जाती थी, रोबोटिक्स के लिए प्रतियोगिताएं वगैरह, वो आज जो है वो स्कूल के स्तर पर की जा रही हैं। और यहाँ पर आईआईटी दिल्ली के जो इनोवेशंस हब है, उसके कम से कम नहीं तो 8-10 लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने इस कंपटीशन को सेट किया है, और जो इसमें जो चैलेंजेस सेट किए हैं वो आईआईटी दिल्ली ने सेट किए हैं। तो एक बहुत ही रिगरस और उच्च स्तर के रोबोटिक्स का ये प्रतियोगिता। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद कुछ अहम खबरों के साथ हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सेंट मैरीज कॉन्वेंट हाई स्कूल की स्थापना 125 वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर विद्यालय की प्राथमिक कक्षाओं का रंगारंग वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री हरीश चंद्र, विशिष्ट अतिथि श्री दीपक रायजादे तथा श्रीमती नेहा जैन, प्रधानाचार्य सिस्टर प्रभा व अन्य गणमान्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम का आगाज विद्यालय के बाल कलाकारों द्वारा ईश्वर को धन्यवाद करते हुए दीपों के प्रकाश के साथ इस वंदना द्वारा किया गया। प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों में स्कूल क्वायर द्वारा अंधकार से प्रकाश की ओर नृत्य नाटिका के माध्यम से देश के आधारभूत नायक हमारे कृषकों के अथक परिश्रम व त्याग को दर्शाया गया। इंद्रधनुष के रंगों द्वारा मानवता का संदेश दिया गया। समूह गीत द्वारा विश्व शांति का संदेश दिया गया। वह नृत्य के माध्यम से पुरातन से आधुनिक परिदृश्य को दिखाया गया। नाटक.com वर्ल्ड ने आधुनिक गैजेट्स के सदुपयोग व दुरुपयोग से अभिभावकों का परिचय कराया। वह उन्हें सचेत किया, जिससे दर्शकों द्वारा पसंद भी किया गया। परिकथा सिंड्रेला नाटक द्वारा बताया गया कि मिलजुल कर कार्य करने से प्रगति का मार्ग खुलता है। वहीं रॉयल सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा द्वारा विभिन्न वाद्य यंत्रों के माध्यम से संगीत की मनोहारी प्रस्तुति दी गई। अंततः ग्रैंड फिनाले कार्यक्रम में विद्यालय के 125 वर्षों का उज्जवल सफलतम सफर दर्शाकर दर्शकों का विद्यालय के सुनहरे अतीत का परिचय दिया गया। तत्पश्चात विद्यालय के छात्राओं को पुरस्कृत किया गया, जिन्होंने कक्षा 10 व 12 की बोर्ड परीक्षाओं में तथा राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतकर विद्यालय का मान बढ़ाया। अंत में मुख्य अतिथि श्री हरीश चंद्र जी ने अपने ओजपूर्ण शब्दों द्वारा छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य सिस्टर प्रभा द्वारा समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों व छात्राओं को उनके अथक परिश्रम के लिए धन्यवाद भी दिया गया। पेरेंट्स एक ऐसा माहौल बना देते कभी कभी आने जाने में कि पेरेंट्स के सामने बच्चे अपनी बात नहीं बोल पाते। उनको लगता है मम्मी पापा क्या सोचेंगे। जब बच्चे टीनेज में होते हैं तो बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ऑपोजिट सेक्स के लिए बहुत हमारा एक आकर्षण हो जाता है। जब गलत भी हो जाता है तो पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते, जिसके कारण या पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं, उस लेवल का अचीव नहीं कर पाते, डिप्रेशन हो जाता है और बात करने का कोई माध्यम नहीं होता है। पेरेंट्स जो सबसे बड़े सोर्स हो सकते थे, उन्हीं कोई बच्चा अपना मतलब उनसे डरने लगता है। तो मुझे लगता है घर में हमें एक ऐसा माहौल दे कि बच्चों को बाहर का मुँह नहीं देना। बच्चों से क्या उपदेश करना चाहती है बच्चों के लिए? मैं बच्चों से यही बोलना चाहूँगी कि खूब मन लगा के पढ़ाई करें, ये तो मैं बोलूँगी। साथ में अच्छी वैल्यूज़ पे ध्यान दीजिए और ऑलराउंड पर्सनैलिटी बनाने पे फोकस करिए। तो हमारा जो समाज है उसको हर किसी की ज़रूरत है, जब डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पीलीभीत के नामचीन पुत्तन आतिशबाज के कारखाने पर राज्य कर टीम की छापेमारी हुई है। छापेमारी से हड़कंप मच गया। मौके पर 2 करोड़ 50 लाख की खरीद दिखाकर 1.5 करोड़ की बिक्री दिखाते हुए सीधे तौर पर राजस्व की चोरी की गई। पूरे मामले को लेकर जीएसटी चीफ डिप्टी कमिश्नर अनिरुद्ध सिंह ने टीम के साथ छापेमारी कर जरूरी दस्तावेज जब्त किए हैं। वहीं दिवाली से पहले आतिशबाज के यहाँ छापेमारी से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आरोप भी लगे हैं कि आतिशबाज ने जीएसटी विभाग के सरकार के लाखों राजस्व की चोरी की है, जिस पर कार्रवाई होना भी बाकी। यूपी के पीलीभीत में मशहूर पुत्तन आतिशबाज के यहाँ जीएसटी की एफआईबी टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में पाया गया कि जो उनके खरीद और विक्रय के दस्तावेज थे, दोनों में हेर फेर है। हालांकि जीएसटी एफआईबी फेल ने सारे ही दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया है। बता दें, इसको लेकर पीलीभीत के सभी आतिशबाजों में हड़कंप मचा हुआ है। जीएसटी एफआईबी फेल की तो छापेमारी थी, इससे लेकर आतिशबाजों में हड़कंप मचा हुआ है। सभी आतिशबाज अपने दस्तावेज मिलान करने में जुट गए हैं। हालांकि अभी फेल की ओर से मशहूर पुत्तन आतिशबाज पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जालौन से है, जहां दीपावली को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। हालांकि दीपावली के 4 दिन बाकी हैं। बाजार में तरह तरह की चीजें बिकना शुरू हो गई हैं, जिसमें सबसे अधिक मिट्टी के दिए जालौन में ज्यादा बिकते हैं। आपको बता दें, अगर मिट्टी के दिए की बात की जाए तो बुंदेलखंड के एकमात्र जालौन में मिट्टी के दिए गंगा जल से बनाए जाते हैं, जो पूरे बुंदेलखंड में फेमस हैं। साथ ही जालौन जिले में इन दियों को सर्वाधिक खरीदा जाता है। जिले के कई गाँव में दिए बनाने का काम जोरों से चल रहा है। खपत के लिए कहा है कि आप जैसा माल बना लो वैसी खपत है। अच्छा। और यहाँ पे मतलब अच्छी वो है इधर चलती है दुकानदारी वगैरह बढ़िया। और बाहर से भी माल आता है और अपने यहाँ मतलब हम खुद स्वयं अपने को बनाते हैं। अच्छा। तो मतलब कब से बना रहे हैं आप? स्वयं माल बेचते हैं। कब से बना रहे हैं? हम बना रहे हैं कम से कम 15 साल की उम्र से। वो और यहाँ हमारे यहाँ मतलब अच्छे उसमें बनाते हैं, गंगा जल के पानी से मतलब सड़क पुलिस के अपने मतलब वो हिसाब से बनाते हैं। दीपावली खुशियों का त्योहार है और दीपावली को हर इंसान बड़ी खुशी और उल्लास के साथ इस त्योहार को मनाता है। जी हम बात कर रहे हैं जालौन के कुठौन थाना क्षेत्र ईटा की, जहां पर भारी तादाद में दीपावली के दिन तैयार होते हैं लाखों दिए। आज भी जो मिट्टी के दिए बनाए जा रहे हैं, ये अपने आप में एक अद्भुत दिखाई देते हैं। हजारों दिए यहाँ से बनकर पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में यहाँ से जाते हैं। एक ऐसा हब क्षेत्र है जहाँ पर लाखों दिए यहाँ पर बनाए जाते हैं। पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो चाइनीज दियों ने जिस तरीके से मिट्टी के दियों को पीट दिया था, तो कहीं ना कहीं ये मिट्टी के दिए एक बार फिर उभर कर आए हैं। अगर बात की जाए जालौन के बुंदेलखंड की, तो यहाँ पर हर जगह मिट्टी के दिए ही जलाए जाते हैं। अगर हम बात कर लें अयोध्या की, तो वहां पर यहाँ से दिए बनके जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मिट्टी के दिए जो बनाने वाले लोग हैं, वो 15 दिन पहले से मिट्टी के दिए को पानी को साफ कर गंगा जल डालकर वो दिए को बनाते हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से दिए को बनाया जाता है, जिस तरीके से उबाल के बेचा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये दिए अपने आप में एक भगवान का एक प्रसाद तरीके से माना जाता है, क्योंकि उसमें गंगा जल डालकर दिए को बनाया जाना एक अद्भुत अपने आप में कला है। अब देखना ये होगा कि मिट्टी के दिए कितने ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं, कितनी ज्यादा बिक्री होती है, क्या दीपावली में इनको रंग लाता है, कैसे रोशनी होती है, आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल दीपावली के दिन जो खुशियां मिलती है वो अपने आप में उत्सव माना जाता है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के जालौन। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश में विकास के कार्यक्रमों को लेकर कृत संकल्पित उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आज पूर्वांचल के भारत नेपाल सीमा पर्वत से महाराजगंज को विकास की एक बड़ी सौगात उन्होंने दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रहे विकास की प्रमुख परियोजनाओं में महाराजगंज को आज 950 करोड़ की 505 परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि चौक लखनऊ का हजरतगंज लग रहा है।
मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वह भी एक दौर था जब चौक बाजार आने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था। नाथ समुदाय के बाबा गंभीरनाथ का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि आज से 108 वर्ष पूर्व अपने भौतिक देह का परित्याग किया था, लेकिन उस वक्त भी उन्हें आने में हाथी की सवारी से पूरा एक दिन लगता था। लेकिन आज न केवल चौक बल्कि पूरा महाराजगंज विकास की नई गाथा लिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौक नगर पंचायत कार्यालय, स्टेडियम और बाबा गंभीरनाथ मूर्ति का अनावरण भी किया। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद के शहर क्षेत्र में अवैध तरीके से आतिशबाजी के भंडारण के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। सीओ सिटी के नेतृत्व में थाना कादरी गेट क्षेत्र में छापेमारी कर 2 घरों से अवैध तरीके से भंडारित की गई आतिशबाजी का बड़ा जखीरा पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने आतिशबाजी भंडारण करता 2 लोगों को हिरासत में भी लिया। थाना कादरी गेट क्षेत्र के मोहल्ला बिर्राबाग की गली नंबर 107 में गुरुवार शाम को सीओ सिटी ऐश्वर्य उपाध्याय व कादरी गेट थाना अध्यक्ष अमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना पुलिस ने छापेमारी कर प्रियांशु गुप्ता के घर से 22 नग गत्तों में लगभग 1 लाख से अधिक की आतिशबाजी बरामद की। कादरी गेट थाने अंतर्गत बिर्राबाग गली नंबर 7 में हमें सूचना मिली कि प्रियांशु गुप्ता के घर पे भंडारण मिला है पटाखे का, जो लाइसेंस ही नहीं है। तो उस पर आज हमने छापा मारा। 22 नग के अराउंड इसमें भंडारण मिला है पटाखों का, जिसको सीज कर लिया गया है और इसमें आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चित्रकूट से है, जहां करबी रेलवे स्टेशन पर बीती रात्रि लगभग 2:30 बजे कंट्रोल रूम की सूचना पर जीआरपी पुलिस ने 32 वर्षीय युवक के शव को ट्रेन से उतारा और शुक्रवार की सुबह 5 बजे परिजनों की घटना की जानकारी दी। सूचना पर मृतक राघवेंद्र पांडे पुत्र रामेश्वर पांडे निवासी चितरवार थाना मऊ जनपद चित्रकूट के परिजनों ने बताया कि राघवेंद्र सूरत में डायमंड कंपनी में प्राइवेट जॉब करता है, जो बीती 24 अक्टूबर को सूरत से करबी के लिए अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन में बैठा था और झांसी में ट्रेन बदलकर अम्बेडकर नगर एक्सप्रेस में बैठ गया। बांदा से करबी स्टेशन के बीच राघवेंद्र की अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों द्वारा मामले की सूचना संबंधित अधिकारियों को दी गई। जो है वहाँ सूरत में काम करते थे, सूरत से गांव आ रहे थे, तो ये जो है बांदा से और यहाँ चित्रकूट के बीच में घटना हो गई है, संदिग्ध में है। अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हुई कैसे है। सूरत से किस तारीख को चढ़े थे? अब ये कल के पिछले डेट पे चढ़े थे, वही करीब मान लीजिए 24-23 को थे। 24 तारीख। तो ये अहमदाबाद जाने की झांसी के रास्ता बांदा रास्ते जी जी जी। तो कहाँ पर मौत हुई? अब इनके हमें ये बांदा से करबी में बताया जा रहा है कि जीआरपी ने बताया कि यहाँ चित्रकूट पे उतारी गए थे और ये बांदा से गिरे हैं। बांदा में बता रहे हैं कि बांदा से ऐसा हुआ। क्या नाम है? राघवेंद्र पांडे। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर कौशाम्बी जिले से है, जहां बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के खिलाफ जो साजिश चल रही है वह किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बातें हिंदू अभिनेता वेद प्रकाश सत्यार्थी ने कही है। उन्होंने कहा कि चायल नगर में गोहत्या के मामले में अभी तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बलीपुर नारा गांव में दुर्गा विसर्जन के समय पर चलाए गए पत्थर के मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। इसके साथ सैयद शर्मा के मदरसे से चल रहे जिहाद धर्मांतरण पर कार्रवाई नहीं होना जिले के प्रशासनिक विफलता का द्योतक है। रुक करते हैं अगली खबर का। दिवाली पर 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम के अयोध्या लौटने का प्रतीक है ये दिवाली। इस साल धूमधाम से मनाई जाएगी। इस अवसर पर लोग दीप जलाकर भगवान राम का स्वागत करते हैं। दिवाली से 2 दिन पहले मनाए जाने वाले धनतेरस ने इस त्यौहार की शुरुआत का संकेत देता है। धनतेरस जिसे स्वास्थ्य के देवता भगवान धनवंतरी के सम्मान में मनाया जाता है। इस दिन
कीमती सोने चांदी या धातु के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार धनतेरस की पूजा के लिए एक खास मुहूर्त भी निर्धारित किया गया, जिसे ध्यान में रखते हुए श्रद्धालु इस दिन का महत्व समझते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिवाली का त्योहार 14 साल वनवास के बाद भगवान राम के अयोध्या वापस लौटने का प्रतीक है। माना जाता है कि उस समय लोगों ने दीप जलाकर भगवान राम का स्वागत किया था। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। ये रोशनी के त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है। इसे स्वास्थ्य के देवता भगवान धन्वंतरी के सम्मान में मनाया जाता है। धनतेरस पर कीमती सोने चांदी या धातु के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। ज्योतिषों के मुताबिक धनतेरस की पूजा करने का खास मुहूर्त है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही भगवान धन्वंतरी का प्राकोत्सव मनाया जाता है अब की बार, और यह पूजा प्रदोष काल में होती है। अब की बार 30 अक्टूबर को मध्याह्न बेला में 1:12 तक त्रयोदशी है, इसलिए त्रयोदशी अर्थात धनतेरस 29 अक्टूबर शुभ दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इसकी पूजा का मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार सायंकाल 6:19 से लेकर के 8:15 तक है। 10:51 के बाद से त्रयोदशी लग जा रहा है, तो प्रदोष व्यापनी ही धनतेरस मनाई जाती है और इनका पूजन आदि किया जाता है। षोडशोपचार पूजन करें, अर्धपाद्य आचमन स्नान आदि करा करके भगवान धन्वंतरि का ध्यान पुष्प आदि चढ़ा करके फल मीठा आदि नैवेद्य आदि भोग भी बना करके, और विशेष करके प्रदोष व्यापनी में लक्ष्मी की आराधना करें तो धन्वंतरि आज के दिन धन्वंतरि की कृपा विशेष होती है। ज्योतिषों के मुताबिक दिवाली के दिन भी देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने का समय तय है। दीपावली महापर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इसके पूजा का जो मुहूर्त है अमावस्या तिथि के आरंभ होने के ठीक 7 मिनट के बाद से ही 3:40 से ही पूजा का आरंभ शुभ मुहूर्त है। जो लोग अपने प्रतिष्ठान की पूजा करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि 3:40 पर अपने प्रतिष्ठान की, जैसे नवीन प्रतिष्ठान है या दुकान है, उसकी पूजा कर सकते हैं। और लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व सायं 5:15 से लेकर के 8:55 तक विशेष मुहूर्त है। इस वर्ष दीपावली दीपमालिका उत्सव कार्तिक कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी 3:11 तक 31 तारीख को है और उसके बाद अमावस्या लग रही है। तो प्रदोष व्यापनी और रात्रि व्यापनी अमावस्या तिथि में ही लक्ष्मी आदि पूजन किया जाता है। गोधूली बेला में इसका पूजन होना चाहिए, क्योंकि इसमें गोधूली में ही राक्षसों की गति जो है तेज होती है, और जब हम अपने दरवाजे पर दीपमालिका का उत्सव करते हैं तो राक्षस और इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इस साल 29 अक्टूबर को धनतेरस और उसके 2 दिन बाद 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। जीत की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। पिता की बद चलने से परेशान 2 पुत्रों ने पिता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें, अप्रयुक्त तमंचे समेत हत्यारोपी पुत्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 अक्टूबर की रात को हत्या की सनसनीखेज वारदात हुई थी। जुनवाई थाना के गांव करियाखेड़ा में यह घटना हुई थी, जहां ट्यूबवेल पर सो रहे बुजुर्ग की अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या की घटना सामने आई थी। घटना का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि मृतक के 2 पुत्रों ने अपने पिता की हत्या की थी। पिता शराबी, जुआरी और बदचलन था, जिसे लेकर पूरे परिवार की बदनामी हो रही थी। हत्या में प्रयुक्त तमंचे समेत पुलिस ने दोनों हत्यारोपी पुत्रों को गिरफ्तार कर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। खुलासा करने वाली टीम को एसपी ने 10,000 रुपये का इनाम दिया। थाना जुनावाई क्षेत्र में 2/3 अक्टूबर की देर रात्रि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इसकी सूचना सुबह में वहाँ के गांव के प्रधान द्वारा थाना जुनावाई पर दी गई। उस घटना का निरीक्षण सभी अधिकारियों द्वारा किया गया
एवं उसके बाद में उसका अनावरण करने के लिए निर्देश दिए गए। लेकिन शुरू से ही मुकदमा लिखवाने के लिए भी रेजिस्टेंस था। तो मुकदमा भी 1.5 दिन बाद में लिखाया गया। उनके परिवार के लोगों को बुलवा के बताया गया कि आप मुकदमा लिखवाएं इसमें। उसके बाद में जब पुलिस ने तफ्तीश करना शुरू किया तो पता चला कि मृतक जो है उसका चाल चलन ठीक नहीं था और उसका घर की भी विभिन्न महिलाएं हैं उनके साथ और गांव के भी अन्य कई महिलाएं उनके साथ उसके अवैध संबंध थे। इसी को ध्यान में रखते हुए उसके परिवार के उसके 3 बेटे थे। उनमें से 2 बेटों को ये बात बड़ी नागवार गुजरती थी। वे जहाँ भी जाते थे उनको किसी प्रकार का लांछन या स्त्री लगता था, ऐसा इनके बेटों द्वारा बताया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर झांसी से, जहां खजुराहो से उदयपुर जा रहे इंटरसिटी में मौरानीपुर के पास अचानक एक कोच के भीतर से धुआं उठने लगा। रेल कर्मचारी अलर्ट हुए और आग पर काबू पाया। करीब 1 घंटा देरी से गाड़ी झांसी पहुंची, हालांकि सभी यात्री सुरक्षित। इंटरसिटी से आ रहे थे मौरानीपुर में। अरे एसी गाड़ी है, उसमें आ गए मौरानीपुर में। देखिए, मऊ रानीपुर स्टेशन जो मास्टर होता है उसने डिटेक्ट किया कि M2 कोच के थोड़ा सा स्मोक हो रहा है। तुरंत ही हमने जो फायर एक्सटिंग्विशर द्वारा उसको ख़त्म किया गया स्मोक को, और उसके बाद जो एहतियात के तौर पर जो भी किया जा सकता है वो किया गया। यात्रियों में कोई किसी भी प्रकार की किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है और उसके बाद ट्रेन डिपार्ट हो गई, झांसी आई। झांसी में भी हमने यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे द्वारा जो संरक्षा का पालन किया जाता है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ भी उस कोच को एग्जामिन किया गया और उसके बाद यात्रियों की सुविधा के लिए एक दूसरा कोच अटैच किया गया और उस कोच को पैक कर दिया गया। उसकी जाँच, घटना के कारणों की जाँच की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के हमीरपुर जिले में कंपोजिट विद्यालय की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका द्वारा छात्र छात्राओं के लिए आई सरकारी किताबों को कबाड़ी को बुलाकर कबाड़ के भाव बेच दिया, जिसके फोटो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। साथ ही सहायक अध्यापक ने मामले की शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी से की थी, जिस पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी सुमेरपुर को सौंपी थी, जिसमें जांच के दौरान प्रधानाध्यापिका को दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया। विद्यालय बदनपुर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें संबंधित जो हेडमास्टर है वो किताबों को बेचती हुई पाई गई थी वीडियो में। उसकी जांच कराई गई थी खंड शिक्षा अधिकारी सुमेरपुर द्वारा, जिसमें प्रथम दृष्टया वो दोषी पाए गए। संबंधित प्रधानाध्यापिका का निलंबन कर दिया गया है। उन्हें प्राथमिक विद्यालय कोठिया में संबद्ध कर दिया गया है और प्रकरण की जाँच खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय को सौंपी गई है। जाँच आख्या प्राप्त होने के बाद अग्रिम विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर प्रयागराज से है, जहां की फूलपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि फूलपुर से भाजपा की पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल के सुपुत्र हैं दीपक पटेल। वहीं 2012 विधानसभा चुनाव में करछना से बसपा के विधायक भी रह चुके हैं दीपक पटेल। बीजेपी ने फूलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए दीपक पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं दीपक पटेल के नामांकन में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, फूलपुर सांसद प्रवीण पटेल, पूर्व फूलपुर सांसद केसरी देवी पटेल और कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। और जिस प्रकार से आज नामांकन के समर्थन में इतने कम समय के अंतराल में जनसैलाब उमड़ा है, वह ये बता रहा है कि फूलपुर में कमल का फूल जैसे 2017 में खिला, 19 में खिला, 14 से मैं जोड़ लूँ, 2014 में खिला, 17 में खिला, 19 में खिला, 22 में खिला, 24 में खिला, वैसे ही फूलपुर विधानसभा में 2024 के उपचुनाव में भी खिलेगा। हम प्रदेश की सभी 9 सीटें। सपा भी तमाम दावे कर रही है। सपा तो दावे हरदम करती है, लेकिन उनके दावे की दवा हो गई। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक व्यक्ति द्वारा संस्था के नाम पर हजारों लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना दिया गया। संस्थान के पीड़ित पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से मिलकर ठगी करने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि ठगी का सनसनीखेज मामला बागपत से सामने आया, जहां कोतवाली क्षेत्र के अग्रवाल मंडी टिटिरी का यह मामला है, जहां परिवार उत्थान समिति के नाम पर जनपद गौतम बुद्ध नगर के ऊंचा गांव निवासी प्रदीप कुमार ने कुछ महिलाओं के साथ मिलकर हजारों लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना लिया, जिसको लेकर आज परिवार उत्थान समिति के पदाधिकारी जितेंद्र कुमार, रेखा रानी संस्था के सैकड़ों लोगों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह को प्रार्थना पत्र देकर ठगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामला ये है कि हम परिवार उत्थान समिति NGO की तरफ से काम कर रहे हैं, निःशुल्क काम कर रहे हैं
और हमें मतलब हमारे संज्ञान में ये आया है कि जो प्रदीप हैं, एक अंजू हैं, एक मंजू हैं, एक सीमा, एक सुमन, ये अवैध उगाई कर रहे हैं और उसके नाम पर ठगी कर रहे हैं और ठगी करते हुए ये पकड़े गए हैं। तो ये मतलब मान नहीं रहे हैं, अपना उल्टा सीधा मतलब कदम चला रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे भी इन्होंने धमकी दी है और मैंने इन्हें बहुत अच्छी तरह से समझाया, लेकिन ये इनकी समझ में नहीं आ रहा। ये मुझे भी धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ हमारी जो प्रशासन है वो कार्रवाई करें। कलेक्ट्रेट में आया हो, क्या मामला? कलेक्ट्रेट में आया हूँ। अभी कुछ लोग जो है परिवार उत्थान समिति के नाम से, जो हमारा एनजीओ है, अवैध धन उगाही करने का कार्य कर रहा है, जिस वजह से हम चाहते हैं कि शासन परिवार उत्थान समिति की तरफ से कार्रवाई करने का प्रोग्राम करे। उसमें कुछ लोग हैं, जैसे गौतम बुद्ध नगर जिले से एक प्रदीप कुमार ऊंचा गांव से हैं, उनके साथ एक मंजू और सुमन है, लता है, एक सीमा है। ये अवैध तो उगाई क्या करते हैं? ये अवैध उगाई करते हैं। इससे जो है परिवार उत्थान समिति जो हमारा एनजीओ है उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि संस्थान ने आज तक जो भी कार्य किया है वो निःशुल्क किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुजफ्फरनगर पहुंची हिंदुवादी नेत्री साध्वी प्राची ने जनपद के हृदय स्थल शिव चौक पर पहुंचकर पहले शिव मूर्ति पर पूजा अर्चना की और फिर मीडिया से बात करते हुए अपने बयान में उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई द्वारा सलमान खान को दी गई धमकी पर बोलते हुए कहा कि बिश्नोई असली गांधीवादी हैं, बिश्नोई तो गांधी का असली काम कर रहा है। देखिए, बिश्नोई बड़ा मासूम सा बच्चा लग रहा है, मैंने तो मीडिया में देखा है। और बिश्नोई तो गांधी, असली गांधीवादी है। ये असली भाईचारा निभा रहा है बिश्नोई। जो गांधीवादी है ना, वो गांधी की आवाज को नहीं सुन रहे, ये असली काम गांधी का कर रहा। सलमान खान को खतरा बताया जा रहा है। सलमान खान को खतरा है। कितनी छोरियों के जीवन बर्बाद किए, तब उनको खतरा था, बेटियों को, बच्चियों को, तब इसको खतरा नहीं हुआ ना। कितनी बेटियों के जीवन को बर्बाद किया सलमान खान ने, आज इसको खतरा दिखाई दे रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरोवर नगरी नैनीताल में सुगम यातायात को लेकर नगर में चल रहे सड़क चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण के लिए नगर में वर्षों से स्थापित गांधी और पंडित गोविंद वल्लभ पंत की मूर्ति हटाने के साथ ही तल्लीदाल स्थित डाकघर को हटाए जाने का विरोध शुरू हो गया। प्राचीन धरोहर हटाए जाने के विरोध में नैनीताल के विभिन्न संगठनों ने आज गांधी मूर्ति व पंत पार्क स्थित गोविंद वल्लभ की मूर्ति के समीप अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि प्रशासन नगर में सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के नाम पर नगर की प्राचीन धरोहर को उजाड़ रही है। शासन प्रशासन से नगर के स्टेक होल्डर को विश्वास में लिए बिना ही तल्लीदाल स्थित गांधी जी की मूर्ति और मल्ली ताल में पंत जी की मूर्ति को शिफ्ट करने के निर्णय लिए गए, जो निंदनीय है। विकास के नाम पर कहीं कुछ तोड़ दिया जा रहा है, कहीं कुछ कर दिया जा रहा है, लोगों को उजाड़ा जा रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि गांधी जी इतने साल से हमारी जिंदगी का, हमारे समाज का यहाँ हिस्सा बने हैं, इनको यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। गोविंद वल्लभ पंत को मल्लीताल में जो वहाँ पर एक पंत, उसका नाम ही पंत पार्क कहने लगे थे लोग, उनको वहाँ से खदेड़ा जा रहा है। 1873 की ये हेरिटेज बिल्डिंग है डाकखाने की, और अंग्रेज अपने एक मतलब विदेशों में जो है पर्यटन स्थलों में ऐसे हेरिटेज को बहुत संभाल के रखा जाता है। हमारे संज्ञान में जब आया कि वो मूर्ति यहाँ से स्थापित हो रही है, तो हमने जिला प्रशासन और माननीय अजय भट्ट जी जो इसके संरक्षक हैं, पंत जयंती समारोह समिति के राष्ट्रीय संयोजक संरक्षक हैं, उन्होंने जिलाधिकारी से वार्ता करी और उसी क्रम में हमारे जितने समिति के सदस्य और पदाधिकारी हैं, सब ने पीडब्ल्यूडी और शासन से बात करके फिर यहाँ पर सबको बुलाया, जिसमें पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर यहाँ पर आए और उन्होंने बताया कि मूर्ति जितनी बड़ी है उतनी उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई रहेगी। मूर्ति को हम बीचों बीच में स्थापित कर रहे हैं और जो मूर्ति का बॉर्डर है, चारों तरफ का जो स्पेस है नीचे का, वो भी जितना था वर्तमान में 3 मीटर उतना होगा, वरन उससे और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। वार्ता हुई और उनको समझा दिया है कि कैसे ये बीच में आनी है और वो इसका कैसे सुधार होना है, ये भी उनको बता दिया है। एक्चुअली ये मूर्ति 2 रोज
ये बीच में आनी है और इसका सुधार सौंदर्यीकरण भी होना है। मूर्ति यही रहेगी, ये उनको बता दिया और वो लोगों की सहमति है। उच्च न्यायालय में छात्र संघ चुनाव याचिका निस्तारित होने के बाद छात्रों ने आज डीएसबी परिसर गेट में विश्वविद्यालय पर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका है और कॉलेज की छत पर चढ़ गए। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्र संघ चुनाव के लिए 25 अक्टूबर की तिथि घोषित की गई थी। जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा चुनाव तिथि घोषित नहीं की जाए कि तब तक छात्र आंदोलन करेंगे जब तक तिथि नहीं घोषित की जाएगी। आपको बता दें कि छात्र बीते दिनों से धरना प्रदर्शन करते हुए कुमाऊं यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा काट रहे थे। अब उच्च न्यायालय से चुनाव याचिका निस्तारित होने और चुनाव नहीं होने से छात्र नेताओं में आक्रोश है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासनिक भवन में पुलिस बल तैनात किया गया। एक तो हमें झांसे में डाला गया कि जो 25 तारीख को हमारे चुनाव की तिथि कहीं ना कहीं वो झूठी थी। वो सबसे बड़ा ये हमारा मुद्दा था कि जो हमें झूठा आश्वासन जो दिया गया, हर बार जो झूठा आश्वासन दिया गया, इस चक्कर से आज जो हमारा आक्रोश जो हमारे छात्रों जो ये हर जगह है, एक हमारे डीएसपी कैंपस में, हर विश्वविद्यालय में, हर यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें हो रही। तो इस चक्कर से हमने जो चुनाव की तिथि घोषित अभी तक का नहीं हुई है, जो कहीं ना कहीं हमारी छात्र राजनीति दबाई जा रही है, उस चीज़ के लिए हमारा आक्रोश है। जब तक हमारी चुनाव की तिथि नहीं आती है हम दोबारा अपना धरना प्रदर्शन चालू करेंगे। अभी हम इसके बाद यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में हम अपना बैठेंगे वहाँ पे, जैसा हमारा पहले से चीज़ें चल रही थी, भूख हड़ताल जो हमें करनी पड़ेगी, हम दोबारा भूख हड़ताल जाएंगे जब तक हमें चुनाव की तिथि नहीं आती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इस वर्ष दीपावली पर्व की तिथि को लेकर बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग 31 अक्टूबर तो कुछ लोग 1 नवंबर को दीपावली पर्व को लेकर संशय में बने हुए हैं। पुरोहित महासभा अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य आचार्य रजनीश शास्त्री ने बताया कि सनातन धर्म में दीपावली का पर्व पूरे संसार में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष दीपावली को लेकर भ्रम की वजह यह है कि इस साल कार्तिक अमावस्या 2 दिन पड़ रही है। उन्होंने कहा कि इस बार 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि दिन में 3:30 बजे के बाद शुरू हो रही है और 1 नवंबर को शाम 6 बजे के बाद संपन्न हो रही है। उन्होंने बताया कि शास्त्रों के अनुसार अगर अमावस्या तिथि 2 दिन रहती है तो प्रदोष काल में अगर अगले दिन व्याप्त है तो उसी दिन मनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरे दिन अमावस्या भले ही प्रदोष में ना हो, लेकिन अमावस्या 3:30 पहर से अधिक है तो दूसरे दिन ही लक्ष्मी पूजन सही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग्य भवेत्। बहुत सुंदर प्रश्न है। हिंदू वैदिक सनातन परंपरा में दीपावली दीपोत्सव का जो ये पर्व है बड़ा ही हर्ष और उल्लास के साथ पूरे संसार में मनाया जाता है और इसे लेकर के इस बार थोड़ी भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं कि 31 अक्टूबर में हो या 1 नवंबर में हो। तो देखिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार से अनेक माध्यमों से उदाहरण के माध्यम से समझाया भी गया है। हालांकि 31 तारीख में अक्टूबर में अमावस्या शाम को लग रही है लगभग 3:30 बजे के बाद, जो पूरी रात्रि रहने वाली है, अगले दिन तक रहने वाली है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि यदि अमावस्या दोनों दिन रहती भी है तो प्रदोष काल में यदि अगले दिन व्याप्त है तो आप अगले दिन को ही प्राथमिकता दें। और प्रातःकाल उदया तिथि भी अगले दिन यानी 1 नवंबर में है, स्वाति नक्षत्र भी 1 नवंबर में है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद हरिद्वार में डेंगू की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मंगलौर क्षेत्र के ठसका गांव में 35 लोग डेंगू की चपेट में आ गए हैं। गांव में ग्रामीण बुखार की चपेट में है। आनंद फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में कैंप लगाकर ग्रामीणों के ब्लड सैंपल एकत्र करने शुरू कर दिए हैं और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी गाँव में पहुंचकर हालत का जायजा ले रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक 35 लोगों को डेंगू की पुष्टि हो चुकी है और ये संख्या बढ़ने का अनुमान है। गाँव में स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर ग्रामीणों की जाँच कर रही है। स्कूल में आया, प्रिंसिपल साहब को साथ में लिया और हमारे एनजीओ से और भी हमारे मेडिकल लाइन से हैं, तो मैं बच्चों को भी बताता कि हर बच्चे को जागरूक होना चाहिए। हम इसके अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं घर घर जा करके, स्कूल में जहाँ भी मंदिर हो मस्जिद हो जहाँ पे भी जाएंगे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐलान भी करवा रहे हैं कि हर घर तक मैसेज जाए कि इससे बचें कैसे। सबसे पहले कि कहीं भी स्वच्छ पानी, साफ पानी इकट्ठा ना होने दें 5 दिन तक। जैसे टायर लोग अपने घर में रख लेते हैं, मोटरसाइकिल से टायर से छत में रख देंगे, पड़ा रहा है, उसमें सबसे पानी इकट्ठा होगा, मच्छर पैदा हो जाता है। ये हमारे पास कुछ परिमाण है। डेंगू का पर्व 10 दिन पहले मुख्यमंत्री पोर्टल पर मैंने शिकायत करी, उनकी वजह से स्वास्थ्य विभाग का बहुत अच्छा काम चल रहा। प्रधान ने एक मशीन लाया, स्प्रे करा। मैं ब्लॉक में बीडीओ के पास गया, बीडीओ ने कह रहा हमारे पास कोई बजट नहीं, मेरे 2 महीने रिटायरमेंट के हैं, कुछ भी हो जाओ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ब्लॉक का कोई आदमी बीडीओ एडीओ ग्राम सेक्रेटरी गाँव में आने को तैयार नहीं है। कितने ग्रामीण अभी तक बीमार है? गाँव में 350-400 पेशेंट है, जिसमें हमने 250 अपनी जेब से रिपोर्ट करा रखी है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तरकाशी में अवैध मस्जिद मामले को लेकर पुलिस द्वारा हिंदू संगठन के लोगों पर हुए लाठीचार्ज के मामले पर कांग्रेस से पूर्व
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नाराजगी जताई। हरीश रावत का कहना है कि ऐसी घटनाओं में भाजपा के लोग सम्मिलित हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि क्या मुख्यमंत्री धामी इतने नालायक हैं कि वो अवैध चीजों को नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं से देश के कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सारी घटनाएं प्रायोजित हैं, भाजपा के लोग हैं इन सब घटनाओं में, उनके चेहरे दिखाई दे रहे। राज्य में उन्हीं की सरकार है। अरे कोई अवैध है तो सरकार कहाँ सोई है? सरकार क्यों नहीं काम कर रही है? क्या धामी जी इतने नालायक हैं कि वो अवैध चीज़ों को रोक नहीं रहे हैं? और तुम अपने हाथ में कानून ले रहे हो? देश का संविधान कानून है, उसकी क्यों धज्जियाँ उड़ा रहे हो? क्यों धज्जियाँ उड़ा रहे हो? पूरा देश देख रहा है, पूरा दुनिया, पूरा समाज देख रही है हमको। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का